गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एंगल फाइंड करेंगे। बट एंगल वो जो होगा वो किसके बीच में फाइंड करनी है, हमें टू लाइंस के बीच में। बट वो लाइन कैसे होगी, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना बताया। कहाँ? इन स्पेस। उस लाइन के दो इक्वेशन मैंने बताया, दो फॉर्मेट बताया। एक तो वेक्टर फॉर्मेट बताया, वेक्टर, और दूसरा कार्टेशियन फॉर्मेट। तो अब क्या होगा, वो दो कोई लाइन की क्वेश्चन दी होगी, या तो वेक्टर फॉर्मेट में होगी या तो कार्टेशियन फॉर्मेट में। अब उन दोनों लाइनों के बीच में अगर एंगल आपको फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। और दो लाइनों के बीच में अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी, परपेंडिकुलर होगी तो क्या कंडीशन होगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म मैंने लिखा वो लाइंस के लिए लिखा है, यानी कि जो लाइन की क्वेश्चन गिवन होगी जिसके बीच में एंगल फाइंड करना होगा वो वेक्टर फॉर्मेट में हो सकती है या कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई दो लाइन इन टू लाइंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो मैंने लिखा कि लेट बी देयर टू लाइंस, ओके, हियर टू लाइंस, टू लाइंस। अब वो लाइंस कौन कौन सी लिख रहे हैं? पहली लाइन मैंने ली r इक्वल टू हियर a1 प्लस लैम्डा b1। अब ये जो लाइन की क्वेश्चन मैंने कंसीडर की, a1 क्या है, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है वो है a1, और b1 क्या बताता है, b1 इस लाइन की यानी जो होती है वो डायरेक्शन बता रही है, यानी इस लाइन का डायरेक्शन बताने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। और आपको जब इस तरह से लाइन लिखता था तो सपोज कर लो कि यहां कोई पॉइंट P x1 y1 z1 ये कोई पॉइंट है या a पॉइंट मान लो, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता था OA, दिस कॉल्ड हियर A, आप ये लिखते थे। और इससे क्या लिखेंगे, x1i y1 प्लस y1j प्लस z1k, ये आप। और b1 मैंने कहा इस लाइन की डायरेक्शन बताती, तो यहां b को आप ai प्लस bj प्लस cj लिखते थे। हियर b1, यहां b1 है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये मैंने मान लिया। अब हम एक दूसरी लाइन मान रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरी लाइन r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, दिस इज सेकंड। इस लाइन की डायरेक्शन हम किसको शो करते हैं, इसमें b2 क्या है, इस लाइन की सेकंड वाली लाइन की डायरेक्शन को बताते हैं। अब हम ये मान लो कि लेट एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस आर थीटा, मैंने थीटा मान लिया। तो देखो यहां थीटा हम इस लाइन और इस लाइन का डायरेक्शन कौन बताता था, b1 और b2। तो इन्हीं दो जो डायरेक्शन बताते थे उन वेक्टर का हम डॉट निकालेंगे। क्यों डॉट निकालेंगे, क्योंकि एंगल निकालना है। सपोज कर लिया कि इन दोनों का एंगल थीटा है, मान लो ये फर्स्ट लाइन हो गई आपकी और ये सेकंड लाइन हो गई, यहां एंगल थीटा है। तो आप क्या लिखेंगे, b1 डॉट b2 इक्वल टू हियर b1 मैग्नीट्यूड हियर p2 इनटू cos थीटा। ये दो वेक्टर जब हम उनके स्केलर प्रोडक्ट निकालते थे और उनके बीच का एंगल थीटा हो तब ये फॉर्मूला लिखते थे। तो यहां मैंने मान लिया कि दोनों का एंगल क्या है, थीटा है, और b1 b2 ऑलरेडी इवन हो गए, यहां b1 हो गया। ऐसे ही b2 यहां क्या लिखोगे, b2 इक्वल टू हियर a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो यहां b1 b2 पता है आपको, b1 डॉट b2 भी निकाल सकते हो, और b1 इनटू b2 इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड इनटू b2 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहां जो एंगल फाइंड किया आपने वो लाइन की क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दी थी, वेक्टर फॉर्मेट में दी थी। किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट। तब आपने लाइन की क्वेश्चन निकाला। अब मैं दूसरी बात करता हूं, अगर यही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता तो मैं लिखने जा रहा हूं कार्टेशियन फॉर्मेट, देखो इधर। सपोज कर लो कि यहां कार्टेशियन फॉर्मेट इसका क्या होगा, फर्स्ट का कार्टेशियन फॉर्मेट लिखने जा रहे हैं तो आप लिखते इसको x माइनस x1 अपॉन a1। ठीक है, आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि लाइन की क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट में कैसे लिखते हो, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 एंड z माइनस z1 अपॉन c1। ये फर्स्ट लाइन की हो गई कार्टेशियन फॉर्मेट। सेकंड लाइन की जो कार्टेशियन, ये कौन सी फॉर्मेट है, कार्टेशियन फॉर्मेट है,
कार्टेशियन फॉर्म। सपोज कर लो कि लिखा होता है x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू। अब यहाँ x2 क्या है, ये जिस पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये a1 हो गया आपका, ये जो जिस पॉइंट से पास कर रहा था उसको मैंने यहाँ मान लिया क्या कि वो कोई पॉइंट b है, और x2, y2 और z2, तो ये जो OB होगा उसको मैंने a2 मान लिया, a2 वेक्टर। तो यहां इसके जो ij के कंपोनेंट होंगे वो x2, y2, z2 होंगे, एंड दिस हियर y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। ये हो गया कौन सा फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्मेट। अगर इस फॉर्मेट में लाइन की क्वेश्चन दिए हैं और आपसे कहा गया कि इन दोनों एंगल के बीच, इन दोनों की लाइनों के बीच में एंगल फाइंड कर लो, तो यहां भी ये देखो पहले कि यहां डायरेक्शन को, ये जो लाइन लिखी है इसकी डायरेक्शन का किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसमें कौन सी सी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन को शो करती है। तो ये जो लिखी है a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये डायरेक्शन को बताती है। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन एक दो बताएंगे तो आपको समझाएंगे, हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब x y z हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इसका कोएफिशिएंट भी 1 ही होना चाहिए। तो हम चलो इसका डायरेक्शन यानी कौन बता रहा है, a1 b1 c1 बता रहा है, तो यहां जो होगा b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1i प्लस b1j प्लस c1j, और यहां से जब हम b2 लिखेंगे a2i प्लस b2j प्लस c2k, यानी जब इस फॉर्मेट में दिया होगा तो वहां b1 और b2 ढूंढना पड़ेगा। अब वही तरह सपोज कर लिया आपने थीटा जैसे इसमें किया, तो फिर वही यही फॉर्मूला यूज करोगे, यानी इसको हटा दो, तो ये फिर फॉर्मूला क्या लिखोगे, वही cos थीटा इक्वल b1 डॉट b2 अपॉन b1 मैग्नीट्यूड इनटू b2 मैग्नीट्यूड, और ये सब निकालना जानते हैं आप लोग। अब एंगल तो फाइंड करना मैंने वेक्टर फॉर्मेट में बता दिया, कार्टेशियन फॉर्मेट में, लास्ट में तो दोनों का रूल सेम ही आता है। अब यहां कुछ और कंडीशन की बात करने जा रहे हैं कि यहां b1 b2 अच्छा आएगा क्या, b1 डॉट b2 जब हम फाइंड करेंगे तो b1 b2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर a1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0, यानी i के साथ अदर यूनिट वेक्टर का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही तो आएगा b1 डॉट b2। अब मैंने मान लिया कि अगर इन दोनों के एंगल का बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री। इसका मतलब मैंने लिख दिया कि लाइन 1 परपेंडिकुलर टू, इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, देन तब क्या होगा, तो यहां जो cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, देन थीटा इक्वल 90, तो cos 90 क्या होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, b1 डॉट b2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 0। तो b1 डॉट b2 क्या है, ये है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0। तो यहां एक चीज पता चल गई हमें कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा माइंड में आपको रखना है कि उनकी जो डायरेक्शन बताती है उस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा हमेशा क्या आएगा 0। यही एक और चीज बात कर लेते हैं, इससे इसी तरह से एक फॉर्मूला हो जाएगा कि मैंने मान लिया कि इफ लाइन 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइन 1 एंड पैरेलल टू लाइन 2, यानी लाइन 1 और लाइन 2 क्या है पैरेलल, तब हमें कंडीशन क्या निकालनी होगी, cos 90 मानना पड़ेगा। तो cos 90 क्या आ जाएगा 1 cos 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर पैरेलल है तो थीटा 0 होगा, तो cos 0 1, देन b1 डॉट b2 इक्वल टू दिस। एक और फॉर्मूला क्या, मतलब वो अभी मैग्नीट्यूड निकालेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, वो तो ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन मैं एक और रूल बता देता हूं। जैसे सब चीज यहां लिखा रहेगा, ऐसे कर लिया रहेगा कि आपका पहला पॉइंट को लिख देगा 2 3 4, ये एक लाइन की डायरेक्शन है, दूसरी लाइन डायरेक्शन है 4 5 6, तो सो करो ये दोनों पैरेलल, तो आप कैसे क्या करोगे भाई, ऐसे लिखा तो वेक्टर फॉर्मेट में तुम चेंज करोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इसको,
तो यहाँ सीधा सिंपल सा कि ये x कंपोनेंट है और ये भी x कंपोनेंट है, तो इनका जो रेशियो होगा इट मींस ये क्या होगा a1 b1 c1 और दूसरा क्या हो गया a2 b2 c2। तो अगर दो लाइनें या जो भी दिया गया है अगर ये पैरेलल है तो इनके जो रेशियो होंगे इट मींस लाइन पैरेलल देन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ये हमेशा इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो अब कुछ क्वेश्चन जब ऐसे दिए जाएंगे 2 3 4 एंड 4 5 6 आर पैरेलल तो आपके रेशियो सेम आए। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो बताया प्रूफेंट भी इसका भी प्रूफेंट से आपको कोई मतलब नहीं, ये इसलिए बताया कि कभी लिख देगा यहाँ x मान लो या y या k कोई वैल्यू लिख दिया 2k 4 एंड 4 5 6 आर पैरेलल, फाइंड दिस वैल्यू k की वैल्यू निकाल दी, तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर लोगे। क्या पुट करोगे 2k4 यानी 2 यहाँ आपने लिखा अपॉन 4 इज इक्वल टू k अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 6। क्लियर? अब सॉल्व कर लो इसको तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहां इट मींस हमें कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने होंगे जो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर दे। तो बस यहां दो चीजें बात में रखनी है माइंड में आपको कि अगर दो चीजें पैरेलल तो हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे और अगर परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन फॉलो करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के 2022 में जो पेपर देंगे उनके लिए मैं बता दूं कि जब लाइन टू लाइंस दी हो उनके बीच में जो एंगल फाइंड करना होता है ये आपके पोर्शन से डिलीट कर दिया गया है। यानी 2022 यानी इस साल जो बच्चे पेपर देंगे उनकी मैं बात कर रहा हूं, बट ये डिलीटेड नहीं है। केवल एंगल फाइंड करना नहीं आएगा, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला सेकंड टर्म में, लेकिन ये आएगा। क्लियर? 11.2 जो भी मैंने एंगल फाइंड करने के लिए बताया और परपेंडिकुलर पैरेलल बताया उसमें हम 7 क्वेश्चन 11.2 में हमें स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं। बट क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 10 एंड 11 ये जो अभी 2022 में जो बच्चे पेपर देंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए उनमें ये रिलेटेड क्वेश्चन में आता है 10 एंड 11। बाकी अदर आल क्वेश्चन करने हैं आपको। तो चलिए एंगल वहां फाइंड करना डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन से आपके। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 10 और 11 10 में क्या दिया है दो लाइन की क्वेश्चन दी है बट वो वेक्टर फॉर्मेट में दी है, और क्वेश्चन नंबर 11 में दो लाइनें दी हैं वो वेक्टर फॉर्मेट में दी है और हमें वहां उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो आइए दो पार्ट है, मैं दोनों पार्ट में से किसी एक को बता दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं तो ये फर्स्ट लाइन की क्वेश्चन लिखी हुई है और ये सेकंड लाइन की क्वेश्चन लिखी हुई है। तो सबसे पहले ये ढूंढ लो कि जो लाइन की क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है। तो देखो ये लैम्डा के साथ जो चीजें लिखी होती है ये डायरेक्शन बताने का काम करती है। तो ये जो पूरा वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b1, यानी ये जो वेक्टर होगा आपका यही क्या कहलाएगा b1 कहलाएगा। ठीक? और ये जो दूसरा होगा ये क्योंकि यहाँ ये दूसरी दो लाइनें हैं इनके बीच में निकाल लो, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी b2। ठीक? अब यहाँ अगर बात करें जैसे b1 और b2 क्लियर हो गया, बस यही इतना क्लियर करना है आपको। b1 और b2 क्लियर कर लिया आपने तो सॉल्व कर लिया। सेम है अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें भी आपका देखो ये a जिसके साथ लैम्डा है को स्केलर मल्टीप्लाई करके हम लिखते हैं क्योंकि यही तो फॉर्मेट होता है r = a + लैम्डा b। तो जिस स्केलर से जिस वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं वही आपका डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ ये हो गया आपका क्या b1। तो मैं चलो यहाँ से लिख रहा हूँ ये आपका क्या है b1। मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ। b1 = क्या हो जाएगा I - j - 2k। और दूसरी जो लाइन है इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में निकालना है, म्यू के साथ लिखा है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लैम्डा ही लिखा है, भाई कोई भी स्केलर हो सकता है। तो उसके साथ ये वेक्टर आ गया तो ये क्या हो गया ये आपका हो गया b2। तो इट मींस b2 = हियर 3i - 5j - 4k, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ b1 और b2 ही फाइंड करना है। अब सपोज कर लिए कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है इसके और इसके थीटा। तो आप फार्मूला जानते हो cos थीटा = अब वैसे किसी को ये फार्मूला याद नहीं तो बस स्केलर प्रोडक्ट वाला फार्मूला आपको याद है b1 मैग्नीट्यूड इनटू b2 मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो बस राइट हियर cos थीटा = b1 डॉट b2
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2। चलिए यहां मैंने आपको B1 B2 बता दिया है, तो B1 का मैग्नीट्यूड हम यहां निकाल लेते हैं। तो रूट ऑफ क्या लिखते हैं, I की कंपोनेंट के स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस j की कंपोनेंट के स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, और फिर k की कंपोनेंट क्या है -2, तो उसका स्क्वायर हो गया क्या आएगा 4, तो ये हो गया रूट 6। सेम एज हियर B2 का मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो B2 क्या है 3 3 is 9 and 5 5 is 25 and 4 4 is 16, ये हो गया आपका। तो टोटल कितना आ गया 6 5 11 11 and 9 20 2 1 3, यानी कितना आ गया 15 आ गया। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, यहां ये तो मैंने 55 कर लिया, तो और B1 डॉट B2 भी निकालो। तो B1 डॉट B2 कैसे निकालो, I को I से मल्टीप्लाई करो, देन 3 और इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 5 एंड माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन है। इनका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर चुके हैं, रूट 6 इनटू रूट 15। 8 करो क्या आ जाएगा 5 3 8 8 16 अपॉन रूट 6 इनटू रूट 15। अब रूट 50 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि आप लोग 12th में है, तो इतना तो कर सकते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बाबा ये 25 यानी 5 5 25 2 जा 50 होता है, तो यहां 5 और यहां से 2, इट मींस 16/10 रूट 3, यही तो बनेगा क्योंकि ये कितना आएगा 300 आएगा। तो देन नाउ 2 8 जा एंड 2 5 जा, तो यहां क्या आ गया 8/5 रूट 3। ये किसकी वैल्यू आई, ये cos थीटा की वैल्यू आई। तो मुझे एंगल फाइंड करना था, सो नाउ हियर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/5 रूट 3, ये हो गया एंगल। अब सेम एज में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने जा रहा हूं, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं, बस सिर्फ इतना बता दूंगा कि B1 और B2 कैसे फाइंड आउट करते हो। कि B1 और B2 पता चल गया तो सेम फार्मूला ये फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 पार्ट्स हैं, देखो फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये। तो मैंने आपको सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्मेट, जब हम लाइन किसी क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्मेट में करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने कहा उसी से कंपेयर आप कर दो। स्टैंडर्ड फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूं, क्या होता है, आप स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते थे x minus x1 upon a1 is equal to y minus y1 upon b and z minus z1 upon c। इट मींस फर्स्ट सेकंड दो इक्वेशन है आपके पास। फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूं पहले। देखो यहां x y z ऑल पॉजिटिव है, सबके कोएफिशिएंट भी 1 होने चाहिए, 1 है। यहां पे देखो x y z यहां भी सब पॉजिटिव है, सबके कोएफिशिएंट 1 है। ये कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो 1 बनाना पड़ेगा। अब इस लाइन में ऐसे फॉर्मेट में लिखा है कि कौन सा फॉर्मेट है, कार्टेशियन फॉर्मेट। अब यहां ये सोचो कि इसमें कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन बताती है इस लाइन की, तो ये 2 5 -3। तो अगर मैं 11 के फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो वहां जो b1 होगा वो क्या होगा 2i and plus 5j and minus 3j। ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि यहां देखो a b c डायरेक्शन को बताता है। और यहां b2 जो हो जाएगा b2 इक्वल हियर, यहां डायरेक्शन कौन सा चीज बताती है -1, इट मींस -i लिख सकते हो, प्लस 8j एंड प्लस 4k। क्लियर? अब b1 b2 मैंने बता दी, अब सेम यही रूल फॉलो करोगे। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां भी x x1, तो यहां कुछ नहीं लिखा तो हम 0 समझ जाएंगे। यहां भी कुछ नहीं लिखा है 0 समझेंगे, -0 यहां भी कुछ नहीं लिखा है 0 समझेंगे। तो खैर हमें इससे कोई मतलब, हमें ये डायरेक्शन को बताता है। x y z सब पॉजिटिव थे, यस। यहां देखो x y z ये भी पॉजिटिव थे, ये जरूरी है पहले चेक करना। तो यहां अगर हम देखें तो यहां b1 सेकंड यानी 11 के सेकंड पार्ट में b1 कौन सी चीज बन रहा है आपका, b1 बन रहा है 2i प्लस 2j प्लस k। और यहां b2 क्या बन रहा है, ये 4i प्लस j प्लस 8k, ये आपका हो गया b2। अब फिर से ये फार्मूला यूज करेंगे, ओके। बट याद रखते हैं 2022 कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड से और वो पेपर दे रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो बस उनको ये 10 और 11 ये दोनों को डिलीट कर देना है, क्योंकि वहां एंगल फाइंड करनी है। लेकिन अगर 12 13 1 2 3 ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले सबसे पहले 13 पढ़े, क्योंकि 13 इजी है, तो उससे 12 थोड़ा सा टफ है। तो आइए 13 देखते हैं। क्या है, हमने क्या सॉल्व करना है कि दिस लाइन इट मींस
दिस लाइन हियर एंड दिस लाइन, क्या दिखाना है, परपेंडिकुलर दिखाना है। तो परपेंडिकुलर के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं हम b1 डॉट b2 निकालते हैं तो वो 0 आना चाहिए। इट मींस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका टू क्या आना चाहिए 0। तो यहां जब कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है तो आपको b1 और b2 फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रहे ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कार्टेशियन फॉर्मेट। तो कार्टेशियन फॉर्मेट का पहले आपके दिमाग में फार्मूला चलना चाहिए कि वो होता क्या है, x माइनस एक्स अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ x y z जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, x y z की बात करूं, और उनके कोएफिशिएंट हमेशा 1 होते हैं। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो देखो इसमें x y z ऑल हियर पॉजिटिव, x y z ऑल हियर पॉजिटिव एंड आल्सो कोएफिशिएंट 1। तो अगर इस वेक्टर में ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी हम लिखेंगे कैसे, अब मैं कुछ रीड कर रहा हूं कि इफ these lines are perpendicular to each other then क्या होगा, यहां होना चाहिए a1 b1 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल क्या होना चाहिए 0। यहां a1 है क्या, यहां a1 ये है आपका। ओके, तो यहां आपका जब आप लिखते थे b वेक्टर, ओके b1, तो b1 क्या होगा 7i प्लस सॉरी माइनस 5j प्लस k। या ये जरूरी नहीं लिखने के लिए, सीधा लिख दो यहाँ a1 कामा b1 कामा c1 यहाँ क्या है, यह है 7 माइनस 5 एंड 1। दूसरी चीज a2 b2 c2 यहाँ क्या है 1 2 3। क्योंकि मुझे शो करना था तो मैंने पहले स्टेटमेंट लिख दिया if this line are perpendicular to each other then ये कंडीशन होना चाहिए, और मैंने यहां बता दिया कि where this equal this। तो चलिए अब हम ये प्रूफ करते हैं, अगर प्रूफ हो गया तो हो गया परपेंडिकुलर। नाउ इसका एलएचएस पार्ट हम लेते हैं, एलएचएस से तो मैंने लिखा यहां a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। a1 यहां क्या है 7 और a2 क्या है 1, तो 7 into 1 प्लस b1 क्या है -5, so here -5 into b2 here only 2 and plus c1 यहाँ क्या है 1 and c2 here 3, so 1 into 3, so now here 7 minus 10 plus 3, so now this 0, hence proof। समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 की, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि 11 थोड़ा इजी था, 12 थोड़ा टफ था। अब 12 में देखो क्या कह रहा है, यहां दो इक्वेशंस हैं, दिस एंड दिस, दो इक्वेशन थे और मुझे क्या करना है, कह रहा है ये दोनों जो लाइनें हैं वो भी कार्टेशियन फॉर्म में, वो दोनों कैसे, एक राइट एंगल है, मींस वो दोनों भी परपेंडिकुलर है। तो मुझे यहां p दिया, इस p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या कहा, कार्टेशियन फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो। कार्टेशियन फॉर्मेट में क्या होता है, x y z हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यहां x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव, y और x y z पॉजिटिव होने चाहिए, दूसरे कोएफिशिएंट भी उनके 1 होने चाहिए। तो यहां तो पॉजिटिव भी नहीं है, यहां 1 भी नहीं है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले स्टैंडर्ड फार्मूले में बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इसी को देखो करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हम इस लाइन को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहे हैं, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे कहीं लिखा 2/5 या कहीं लिखा हुआ x 1 - x/2। अब यहां हमें x को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करो। ये माइनस यहां भी कर दिया और माइनस यहां भी कर दिया, कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ ना, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस x को हमें न्यूमरेटर में पॉजिटिव बनाना था। तो यहां क्या हो गया, x पॉजिटिव हो गया, 1 नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया। तो वही काम हमें यहां भी करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूले में पहले चेंज करना है। स्टैंडर्ड फार्मूला फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, x1/a बस y - y1/b, क्योंकि x y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि x कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो चलो यहां मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 - x लिखा एंड -3, इसका काम तो हो गया। इसमें देखते हैं, यहां y पॉजिटिव तो है,
बट y का कोफिशिएंट कितना है 7, जबकि होना कितना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसको 7 y को 7 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें 7 से, तो भाई 7 से डिवाइड करोगे तो जैसे कि लिखा है 2/5। अब अगर हमें इसको 7 से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी तो करना पड़ेगा, यानी हम ऐसे लिखेंगे 2/7 एंड 5/7, तभी तो कोई चेंजिंग नहीं आया। तो यहां देखो मैं क्या करने जा रहा हूं 7 से डिवाइड करने जा रहा हूं। क्यों डिवाइड करने जा रहा हूं समझ में आ गया? क्योंकि भाई इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अगर यहां 5 होता तो 5 से डिवाइड करते, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करूंगे। तो यहां देखो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे 1/7 से हम डिवाइड कर दिया एंड 7y माइनस 14 अपॉन 2p अपॉन 7, यहां भी 7 से डिवाइड कर दिया। यहां देखते हैं ये z पॉजिटिव, तो इसको कोई चीज कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इसको जैसा है वैसे रहने दो, z माइनस 3 अपॉन 2। तो देखो यहां अब ये क्या आ गया, ये आ गया x पॉजिटिव हो गया 1 नेगेटिव हो गया अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया y माइनस 7 2 जा 14 और यहां मिल गया आपको 2p अपॉन 7। दूसरा ये और ये लिखा था z माइनस 3/2। तो यहां स्टूडेंट्स a1 b1 एंड c1 की वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 3 2p/7 एंड 2, ये हो गया a1 b1 c1। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, वहां भी देखो क्या x पॉजिटिव है नहीं, यहां y पॉजिटिव, इसको कुछ नहीं करना है, यहां z नेगेटिव, तो इसमें तो केवल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी इसमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा या -7 से कर दो, क्योंकि 7 से करोगे तो पहले -6 बनेगा, -6 से 7 से कर देंगे तो ये प्लस भी हो जाएगा। तो देखो मैं करने जा रहा हूं, इसको भी चेंज करने जा रहा हूं, देखो इसको, तो यहां आप -7 से डिवाइड कर रहे हो, 7 - 7x, तो यहां भी तो 7 से डिवाइड करना होगा, -1/7 या 3p ऐसे में लिखेंगे। ये समझ में आ गया? क्योंकि भाई माइनस से आगे तो प्लस भी तो बनाना है, तो माइनस से करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है और इसे किससे करना है, केवल माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो -6 - z अपॉन -5। तो देखो ये क्या बना, करोगे तो यहां -1 आ गया और ये प्लस x हो जाएगा, इट मींस x - 1 अपॉन -3p अपॉन 7 इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 इक्वल टू z प्लस हो जाएगा -6 अपॉन -5। ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, यहां भी मैं निकाल ले रहा हूं a2 b2 c2 हियर, ये कौन से होंगे -3p/7 एंड 1 एंड -5, ये हो गया a2 b2 c2। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं गिवन हियर line 1 perpendicular to line 2, line 1 और line 2 कैसे हैं perpendicular, so hence a1 b1 plus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल क्या होगा 0। या लिख दो ऐसे, given line 1 and 2 perpendicular, so we can write here this equals to a1 की वैल्यू क्या थी -3 और a2 की वैल्यू क्या थी this, दोनों मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। भाई a1 और a2 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 * 3p/7। अब यहाँ माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, वो प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस नहीं। अब b1 ये आपका है 2p/7 और b2 ये है, तो वही हो जाएगा 2p/7 * 1 एंड प्लस c1 की वैल्यू 2 एंड c2 की वैल्यू है -5, तो 5 2 जा 10 बट -10 आएगा क्योंकि c2 की वैल्यू क्या है -5, तो -5 2 जा -10 मैंने यहां लिख दिया, इसका 2 क्या हो गया 0। यहां देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 9p + 2p, इट मींस 11p 11p/7 इक्वल टू ये 10 का माइनस उधर ले जाओ प्लस 10 हो जाएगा, तो p की वैल्यू यहां से क्या आ गई, नाउ p इक्वल टू हियर 70/11। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सो दैट three lines with dash and cosine of this are naturally perpendicular, ये मुझे दिखाना है।
तो एक बात पहले समझ लो कि जो जब लाइन वेक्टर फॉर्मेट में कार्टेशियन फॉर्मेट में आप लिखते थे तो वहां मैंने आपको बता के रखा है कि अगर कभी कोई एक लाइन हो या डायरेक्शन रेशियो दिया है a1 b1 एंड c1, ये पहली लाइन की हो गई। दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियो है a2 b2 c2। अब दोनों ये परपेंडिकुलर होंगे तो क्या करेंगे आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 लिखते हैं। और सपोज हम ये मान लेते हैं कि अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, यदि वो किस फॉर्मेट में होते हैं L1 M1 एंड L1, और दूसरी लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो सेम एज जैसे हम डायरेक्शन रेशियो को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं 0 आता है, वैसे इसके लिए भी है। इट मींस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये बहुत पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, लेकिन चलो यहां भी इसलिए रिवाइज करा दिया। तो यहां ये डायरेक्शन रेशियो होती है, पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीनों कह रहा था आपको दिखाना है नेचुरली परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको फर्स्ट लाइन मान लिया, इसको सेकंड लाइन मान लिया, इसको थर्ड लाइन मान लिया। क्लियर? तो चलो मैं फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा, परपेंडिकुलर दिखाऊंगा, वैसे आप सेकंड और थर्ड को दिखाएंगे और थर्ड और फर्स्ट को दिखाएंगे, क्योंकि सारी लाइनों को नेचुरली परपेंडिकुलर दिखाना है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करने जा रहा हूं, यही फार्मूला फॉलो करूंगा। बोलिए सॉल्यूशन फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। तो यहां आपने दिस ये क्या हो गया, ये हो गया आपका L1, दूसरा वाला हो गया M1 एंड तीसरा वाला N1 एंड दिस इज L2 M2 एंड दिस N2। ठीक? तो मैंने लिखा इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ये सपोज पहली फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। चलो करके देखते हैं LHS है। L1 क्या है 12/30, L2 क्या है 4/30 प्लस M1 क्या है आपका -3, तो -3/30, N2 क्या है आपका 12/30 एंड N1 क्या है -4/30 और दूसरा वाला जो N2 है वो है 3/30। इसको सॉल्व करो तो ये श्योर क्या आएगा 0। सॉल्व करके देख नहीं सकते हो, वो 0 ही आएगा। तो क्या होगा परपेंडिकुलर होगी। सेम ऐसे ऐसे अब आप क्या लिखोगे, सेकंड और थर्ड के लिए लिख लोगे और थर्ड और सभी का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आएगा 0 आएगा। हेंस प्रूफ 1 2 एंड 3 आर नेचुरली परपेंडिकुलर। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कहता है सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। याद करो आपको मैंने दूसरी चीज बता रखी है कि एक लाइन के क्वेश्चन हम तब भी फाइंड कर सकते हैं जब दो पॉइंट से पास करता हो, तो वहां डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा वो मैं बात करने जा रहा हूं। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है जो इन दोनों पॉइंट की दो पॉइंट एक साथ लिखी हुई है, इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन की हो जाएगी, दोनों को कंबाइन करके करोगे तो यहां जैसे मैंने फाइंड किया तो ये फर्स्ट लाइन हुई आपकी, और जो इस पॉइंट से पास करती है दो पॉइंट से वो सेकंड लाइन हो जाएगी। तो दो पॉइंट से पास करने वाले लाइनों का क्वेश्चन हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा एंड b माइनस e। ओके, तो ये पूरा जो वेक्टर होता था, ये मान लो सपोज कर लो कि कैपिटल B है, तो इसके i j के जो कंपोनेंट होते थे वही डायरेक्शन रेशियोज कहलाते थे। तो हम पहले फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट लाइन, तो देखो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखोगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। अब आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना होगा कि लेट हियर फर्स्ट लाइन पास हियर दिस, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन इज, तो क्या लिखोगे x2 x1, ये x2 है आपका और ये -1, तो 3 -1 आप लिखेंगे, फिर y2 y1, 4 -1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर -2 एंड -2, जो -2 है ये भी -2 हो जाएगा। तो यहां क्या मिल गया, ये मिल गया 2 5 एंड दिस -4, ये आपका हो गया a1 b1 एंड c1। ये फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो गई, कोसाइन नहीं हुई। ऐसे सेकंड लाइन आप कंसीडर करो दैट हियर सेकंड लाइन पास हियर दिस पॉइंट, देन डायरेक्शन कोसाइन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। यहां आप क्या लिखोगे डायरेक्शन रेशियो, यही सेम चीज लिख दोगे ऑफ सेकंड लाइन। तो यहां x2 ये हो गया 3 -0, तो क्या आ गया 3 -0 3, 5 -3 5 -3 एंड 6 -2 6 -2, तो यहां क्या बन जाएगा 3 -0 2 is 3 and 5 -3 2, 6 -2 क्या आ गया 4।
ये आपका जो हो गया, ये हो गया A2 B2 एंड C2। अब तो आप कर लेंगे आगे, क्या दिखाना था, सो दैट द लाइन आर पॉइंट्स आर टू लाइन, दो 3 पॉइंट्स आर एंड मुझे जो दिखाना था वो परपेंडिकुलर दिखाना था। देखो ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। सो नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। श्योर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो कैसे मल्टीप्लाई करके, मैं थोड़ा सा रफली दिखा दूं। 3 2 जा क्या हो गया 6, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16 बट माइनस 16, तो देखो क्या आ गया, 0 आ गया। हैज प्रूव कि दिस लाइन पास दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। ओके, और लास्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा था, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने बताया सेम ऐसे ही था कि एक लाइन जो थी 2 पॉइंट से पास कर रही थी और एक दूसरी लाइन थी जो अदर 2 पॉइंट से पास कर रही थी, बट वहां परपेंडिकुलर दिखाना था। यहां क्या दिखाना है, पैरेलल। पैरेलल के लिए आपको जो कंडीशन मैंने बता रखा है, यहां भी सेम सेकंड के जैसे ही करोगे। क्या करोगे, यहां पे लिखोगे, पहले लैंग्वेज आप लिख लोगे कि लेट हियर एनी लाइन फर्स्ट पास हियर 2 पॉइंट दिस, देन डायरेक्शन, इसको इस फर्स्ट लाइन मैंने मान लिया तो लिखोगे देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। तो x2 minus x1 आप लिखते हो, then here 2 minus 4 and 3 y2 minus y1, then 3 minus 7 and 4 minus 8, so now 2 minus 4, then here minus 2 and 3 minus 7, then here minus 4 and 4 minus 8, then minus 4, और इन्हीं को हम क्या लिखते हैं, A1 B1 C1, L1 M1 N1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। सेम इज आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन। तो थोड़ा सा पहले आप लैंग्वेज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, दैट हियर सेकंड लाइन पास हियर दिस पॉइंट, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन। 1 माइनस दिस, क्योंकि x2 माइनस x1 आप करते हो तो 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, देन 1 प्लस 1, क्योंकि भाई 1 लिखोगे माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, एंड 2 माइनस, तो माइनस करोगे ये भी प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 एंड 5 माइनस 1, सो यहां क्या मिल गया आपको 2 4 एंड 4। तो ये जो पॉइंट्स हो गए ये हो गए A2 B2 एंड C2। अब पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी, पहले करो इफ लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, देन क्या होना चाहिए, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, ये सेम आना चाहिए। तो चलिए यहां देखते हैं। नाउ हियर A1 आपका क्या है, -2, A2 क्या है 2 एंड B1 -4 एंड B2 हियर 4, एक मिनट, -4 S4 and here -4 C2, then -4 C1 and C2 here 4। चलो इसको सॉल्व करके देखो, this here cancel here and now cancel here, it means -1 upon 1 -1 upon 1 and -1 upon 1 all are same, so line 1 and 2 here parallel। okay, तो अब आपका इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 1 2 3 सॉल्व हो गया। बट आपका मैंने कहा जो 222 के स्टूडेंट्स होंगे सीबीएसई बोर्ड्स के, उनके लिए ये 10 एंड 11 यानी जब दो लाइन दी होती है उनके बीच में जो एंगल फाइंड करना होता है वो डिलीट कर दिया गया है। तो 2022 के लिए ओके, सो थैंक यू।